धर्मशास्त्र में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया भट्ट। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि आखिर कुंडली दोष क्या होता है और कितने प्रकार के ये दोष होते हैं। इसी के साथ जानेंगे कि आखिर कुंडली में दोष बनते कैसे हैं, क्योंकि जो भी जातक अपनी कुंडली दिखाता है उसका वास्ता इन सवालों से जरूर पड़ता है। और ऐसे ही कुछ कुंडली दोष से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य मयंक गौतम। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आचार्य जी, शो में सबसे पहले जानना चाहेंगे कुंडली में जो दोष होते हैं उनके बारे में, क्योंकि इसको लेकर के लोगों की अलग अलग तरह तरह की भावनाएं होती हैं, तो इसको जरा सबसे पहले समझाएं शो में। जब कोई भी जीव धरती पर जन्म लेता है जी, तो वो अपने पुनर्जन्म के पुण्य और पापों के साथ पैदा होता है। वो जन्म कुंडली में जितने भी दोष आते हैं वो उसके प्रारब्ध के कारण होते हैं और वो उन्हें यहाँ भुगतता है जी। क्योंकि जन्म लेने से पहले उसने जो भी कर्म किए हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं, उनका भुगतान उसे यहाँ करना होगा। तभी वो पृथ्वी पर आने के बाद उसकी ये कुंडली शुरू हो जाती है और उसके दोष, पुण्य और पाप उसे यहाँ मिलने लगते हैं जी। कुंडली में ये दोष होते हैं मांगलिक दोष, पितृदोष, जी, चांडाल दोष, अंगारक दोष और गंडमूल नक्षत्र में जो पैदा होता है वो दोष होता है, और शनि 7.5 जब आती है वो दोष होता है। इस तरह से ये दोष होते हैं और जीव जो है इन सब चीज़ों से डरता रहता है। वो सोचता है कि हमारे ऊपर ये दोष हैं, जीवन में कठिनाई है, इससे कैसे मुक्त हुआ जाए। तो इनके लिए विधि विधान से पूजा पाठ होता है। जी। आचार्य जी, अब आगे शो में जानना चाहेंगे जिस तरह से काल्प सर्प दोष भी होता है, तो इसके बारे में जरा बताएं, और अगर ये किसी की कुंडली में है तो क्या कुछ प्रभाव परिणाम देखने को मिलते हैं। काल सर्प दोष अभी कुछ 40-45 सालों से उत्पन्न हुआ है। जी। कुछ ज्योतिषाचार्यों ने ग्रंथों का मंथन किया। पिछले ग्रंथों में ऐसा कुछ नहीं था, जैसे भृगु संहिता है, पाराशर होरा शास्त्र है, इनमें कहीं भी काल सर्प दोष का कोई वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन 40 सालों से ये काल सर्प दोष पैदा हो गया है। ये कैसे होता है, क्या उन किताबों में लिखा हुआ है, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। राहु और केतु के बीच में जब बाकी 7 ग्रह आ जाते हैं तब काल सर्प दोष बनता है। राहु और केतु के एक साइड में 7 ग्रह आ जाते हैं और केतु से राहु के साइड में 7 ग्रह आ जाते हैं। तो इस तरह से एक काल सर्प दोष बनता है, दूसरा विपरीत काल सर्प दोष बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है। राहु और केतु दोनों जब अपने प्रभाव दिखाते हैं, अपनी दृष्टि दिखाते हैं, दोनों 5, 9 और 7वीं दृष्टि से भावों को देखते हैं। जी। और जब ये पाप ग्रह दूषित हो जाते हैं तो मनुष्य के जीवन में कष्ट पैदा हो जाते हैं। जी। उसी से वो दुखी हो जाता है और परेशान रहता है, उन्नति रुक जाती है। इसमें मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि इन किताबों में कैसे लिखा हुआ है कि काल सर्प दोष, प्रथम काल सर्प दोष जब लग्न से और 12वें भाव तक राहु हर भाव में बैठेगा तो 12 भाव तक 12 काल सर्प दोष हो जाते हैं। उनके 12 के अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। लग्न में राहु बैठ जाता है तो राहु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि पड़ती है। ये काल सर्प दोष नहीं है। राहु की जब पाप दृष्टि पड़ती है, 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, तो वो संतान भाव को परेशान पीड़ा कर देता है। और 7वीं दृष्टि पत्नी भाव पर पड़ती है, वो सप्तम को पीड़ित कर देता है और पत्नी पति में कलह होने लगती है, उनका अलगाव हो जाता है, तलाक तक नौबत आ जाती है। और राहु की जब 9वीं दृष्टि इस भाव पे पड़ती है, भाग्य भाव पर, तब उसका भाग्य अच्छा काम नहीं करता है, उसके जीवन में समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इस तरह से
ये सब दृष्टियां राहु के कारण होती हैं और इसे काल सर्प दोष का नाम दे दिया गया है। जी आचार्य जी, ये तो हुई काल्प सर्प दोष के बारे में बात। अब आगे हम जानना चाहेंगे जिस तरह से एक आंशिक काल्प सर्प दोष भी होता है, उसके बारे में जरा बताएं। जब काल सर्प दोष राहु और केतु के बीच में बाकी सब ग्रह आ गए तो ये काल सर्प दोष हो गया। जी। और अगर एक ग्रह कोई शनि या मंगल या चंद्र बाहर हो जाता है तो उसे आंशिक काल सर्प दोष कहने लगते हैं। जी। मेरा मानना ये है कि राहु और केतु के एक साइड में ग्रह हैं, बाकी एक ग्रह बाहर है, तो वो आंशिक काल सर्प दोष हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राहु और केतु से पीड़ित जो भाव होगा उसके वो दुष्परिणाम देगा। जी।